हेलो एवरीवन, मैं सब हेमलता चंद्राकर। आज हम पढ़ेंगे कार्य शिक्षा प्रैक्टिकल में से कार्य शिक्षा की जो हमारी शिक्षा की विधियाँ हैं, अधिगम की विधियाँ हैं, उनमें से कुछ विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यह आज हमारा टॉपिक है कार्य शिक्षा में शिक्षण अधिगम की गतिविधियाँ या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। तो किस किस प्रकार की जो विधि है उन विधियों के द्वारा हम अधिगम की प्रक्रिया को प्राप्त करते हैं, अधिगम करते हैं। उनमें से कुछ विधियाँ हैं अवलोकन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रायोगिक विधि, परियोजना विधि, पर्यटन विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, प्रतियोगिता विधि, फिर है परीक्षा विधि, भाषण विधि, चेक लिस्ट, फोटोग्राफी यानी पोर्टफोलियो, फिर है प्रोजेक्ट विधि या प्रोजेक्ट कार्य, संचयी कार्य, प्रदत्त कार्य और सामूहिक कार्य या समूह कार्य। तो इनमें से हम देखते हैं कि ये सब विधियाँ किस किस प्रकार से हम लागू करते हैं, किस किस प्रकार से इन विधियों का प्रयोग हम अधिगम की प्रक्रिया में करते हैं। तो पहले हम देखते हैं अवलोकन विधि। अवलोकन विधि आंखों के द्वारा की जाने वाली अवलोकन होती है। यह सामने प्रत्यक्ष विधि होती है। हम सामने रहकर किसी चीज को अपनी आंखों से देखकर इसका क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। इस प्रकार हम ये अवलोकन को हम कई तरीकों से कर सकते हैं, बताकर बिना बताए इस प्रकार के हम जो अवलोकन है उसको कर सकते हैं। तो अवलोकन विधि छात्रों को किसी वस्तु या सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के अवलोकन करने का अवसर देना चाहिए, जिससे वो क्या करते हैं, अवलोकन करके किसी चीज को देखकर उन अधिगम प्रक्रिया में वो भागीदार होते हैं, कुछ चीजों को देखकर वह सीखते हैं। तो इस प्रकार अवलोकन विधि अधिगम की एक प्रक्रिया होती है। फिर है दूसरा प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन करना, किसी चीज को दिखाना, प्रदर्शित करके। तो इनमें भी नियमों को जो कि वांछनीय है, ताकि जो तार्किक रूप से निश्चित घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद उन्हें तार्किक संबंध छात्रों के मानसिक क्षमता के आधार पर उचित क्रम में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रदर्शन विधि जब मान लो कि बच्चा कुछ चीज बनाकर उसको किसी के समक्ष क्या करता है, प्रदर्शित करता है, अपनी कार्य को प्रदर्शित करता है, तो वह विधि क्या होती है, प्रदर्शन विधि होती है। इसमें आमने सामने की स्थिति होती है। तो यह है प्रदर्शन विधि। प्रायोगिक विधि में बच्चे क्या करते हैं, करके सीखते हैं। किसी चीज को करके सीखना इसी विधि के अंतर्गत आता है। तो प्रायोगिक विधि से बच्चों को स्वयं करने की आदत का निर्माण होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, प्रायोगिक विधि में किसी भी कार्य को उनको दिया जाता है, उसको बच्चा स्वयं करके सीखता है। तो इससे उसे स्वयं करने की आदत का विकास होता है। छात्र पूरी प्रक्रिया में भूमिका अपने निभाते हैं और उन्हें ऐसे अवसर दिए जाते हैं जिसमें इस काम में, प्रायोगिक काम में, चाहे वो अकेला भी कर सकता है या समूह में सहभागी के रूप में भी वह काम कर सकता है। तो इस प्रकार प्रदर्शन विधि, प्रायोगिक विधि से उसे समूह में रहने की आदत या समूह में कार्य करने की आदत का भी निर्माण होता है। तो उन्हें हमें इस तरह के कार्य करने के लिए समय समय पर प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। छात्रों के साथ जिज्ञासा, आवश्यकता अनुसार उत्साह, कार्य करने की रुचि के अनुभव की उनके कार्य जो है उनको दिया जाना चाहिए। और इस तरह के कार्य से उन्हें एक मनोवैज्ञानिक विधि का क्या होता है, विकास होता है। तो यह है प्रायोगिक विधि। अब हम आते हैं प्रयोजना विधि। यह भी एक निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रयोजना विधि का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों में सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करने और उनके व्यक्तिगत विकास के लिए भी आधार पर स्वीकृत उनके जो आदत होते हैं, उनके आधार पर उनके व्यवहार और उनको ध्यान में रखकर इस उद्देश्य से प्रयोजना विधि को लागू किया जाता है, बनाई जाती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पर्यटन विधि। पर्यटन विधि से हमारा तात्पर्य है, पर्यटन मतलब घुमाकर दिखाकर किसी भी जगह पर
ऐतिहासिक स्थल पर, धार्मिक स्थल पर, जैसे भी किसी जगह पर उनको पर्यटन या फिर भ्रमण विधि के द्वारा हम कुछ चीजों को उन्हें साक्षात दिखाकर उनके ज्ञान में विकास करते हैं। तो पर्यटन में ऐसे जगहों पर बच्चों को ले जाया जाता है, ऐसी ऐतिहासिक चीजें या ऐसे वो चीजें होती हैं, भौगोलिक चीजें, जिनको प्रकृति से मिला दिखाकर उनके ज्ञान का विकास किया जाता है। तो इनसे भी बच्चों में ज्ञान में वृद्धि होती है। और पर्यटन में बच्चे खुद देखते हैं, देख कर जो करते हैं वो ज्ञान कैसा होता है, स्थायी होता है। तो रट के करने से अच्छा होता है, उन्हें कर कर या देख कर सीखे। तो पर्यटन विधि भी एक प्रकार की सीखने की विधि होती है। फिर है हमारा साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार इंटरव्यू, आमने सामने जैसे भी है। तो इस प्रकार की साक्षात्कार विधि में बच्चों से इस विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों के सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्नों की सूची पहले से तैयार की होती है। बच्चों से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या दिए जाते हैं जो उन्हें करने में आसानी हो। तो साक्षात्कार के समय साक्षात्कारकर्ता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो सवाल पूछा जा रहा है तो वो उनके स्तर का हो, उनके लेवल का हो, जिससे बच्चे उसके जवाब जो है वो आसानी से दे सके। फिर है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में भी बच्चों को प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है। इसमें प्रश्न 1 से 50-100 के बीच जैसे भी है हो सकते हैं। तो प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें क्रमबद्ध प्रश्नों को लिखा जाता है। यह प्रश्नावली स्वयं सामने बैठकर भी कराई जाती है शिक्षकों से या बच्चों से, या फिर डाक के द्वारा भी भेजकर उनको घर कर वापस मंगवाई जा सकती है। इसमें जो विषय है, जिस विषय से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का उसमें वर्णन होता है। उसमें प्रश्नावली भी कई प्रकार से होती है। कई प्रश्नावली जो एक शब्दों में उत्तर दो, हाँ या ना में जवाब दो, ऐसा भी होता है। कई को प्रश्नावली इस प्रकार किसी प्रश्न या समस्या के बारे में जानने का एक तरीका होता है। फिर है प्रतियोगिता विधि। प्रतियोगिता विधि में हम देखते हैं कि प्रतियोगिता किसी कार्य को प्रतियोगिता करवाते हैं। प्रतियोगिता से बच्चे को में क्या होता है, एक कंपटीशन की भावना होती है, किसी कार्य को करने की भावना जाती है। तो इस प्रकार बच्चों को जागृत करने के लिए प्रतियोगिता विधि समय समय पर करानी चाहिए। यह प्रतियोगिता कई प्रकार की हो सकती है। खेलकूद संबंधी प्रतियोगिता हो सकती है, वाद विवाद प्रतियोगिता हो सकती है, लेखन प्रतियोगिता हो सकती है। कई हमारे यहाँ शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित कई प्रकार की प्रतियोगिताएं जो होती है। इससे बच्चे के भाग लेने से उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास जो है होता है। तो यह भी शिक्षण अधिगम की एक गतिविधियां है। प्रतियोगिता के द्वारा बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति जागृत होती है। अब आती है परीक्षा विधि या फिर मूल्यांकन विधि। इसी को परीक्षा विधि को मूल्यांकन विधि भी हम कह सकते हैं। परीक्षा विधि या मूल्यांकन विधि कई तरह से हो सकती है। तो बच्चों के मूल्यांकन की विधि, इसमें बच्चों के जो उनके मानसिक बौद्धिक विकास होते हैं उनका समय समय पर क्या होता है, जांच होती है, मूल्यांकन होती है। तो परीक्षा के द्वारा हमें यह पता चलता है कि बच्चों में कितनी जो प्रतिशत है उसके जो बौद्धिक विकास, मानसिक विकास हुआ है, कितना बच्चों ने सीखा, यह जानने का भी एक शिक्षण गतिविधियों के अंतर्गत परीक्षा विधि या विधि होती है। इसमें बच्चों के मूल्यांकन कई प्रकार से हो सकते हैं। स्व मूल्यांकन होता है, व्यक्तिगत मूल्यांकन होता है, सामूहिक मूल्यांकन, ऐसे मूल्यांकन के भी कई तरीके होते हैं। तो समय समय पर जैसे जैसे होता है मूल्यांकन हम करना चाहिए, जिससे उनकी गतिविधियों के बारे में, उनके विकास के बारे में, शैक्षणिक विकास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये एक है भाषण विधि। भाषण विधि के द्वारा बच्चों की मौखिक जो अभिव्यक्ति होती है वो निखरती है। बच्चों को किसी विषय वस्तु पर बोलने के अवसर दिया जाता है। बच्चा मंच में खड़े होकर जो भी अपने अंदर के जो भाव होते हैं, जो समस्या के बारे में वो जानता है, उस समस्याओं के बारे में वो खुलकर अपने विचार को प्रकट करता है। तो इस प्रकार उसकी बोलने की क्षमता का विकास होता है, उसके
बौद्धिक विकास होता है। तो ये भी शिक्षण अधिगम का एक अच्छा तरीका होता है। चेक लिस्ट विधि, चेक लिस्ट विधि में भी बच्चों के जो रिपोर्ट होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, क्रम वाइज उसको रिकॉर्ड को नोट किया जाता है और समय समय पर उसे निकाल कर उन बच्चों की जो शैक्षणिक गतिविधियां होती है, उनके जो शैक्षणिक जो रिकॉर्ड होते हैं उनको चेक किया जाता है। फिर है फोटोग्राफी या पोर्टफोलियो। फोटोग्राफी या पोर्टफोलियो में देखते हैं कि उसमें भी जैसे जैसे बच्चे प्रतियोगिताओं में या जैसे जैसे उसमें भाग लेते जाते हैं, क्रम वाइज उनके फोटो दिखाई रहते हैं, उनमें उनके जो भी प्रोग्रेस होते हैं उनको लिखा और नोट किया जा जाता है। उसमें फोटो हुए उसको हम चेक करते हैं और उसी के आधार पर हम उनका निर्णय लेते हैं। फिर है प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य भी समूह में होते हैं या फिर एकल भी होते हैं। विषय से संबंधित बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है जिसे बच्चा करता है। फिर है उस प्रोजेक्ट कार्य में कई समस्याओं से संबंधित कार्य हो सकते हैं, उनके विषय से संबंधित हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो प्रोजेक्ट कार्य उसके बच्चा खुद कर सीखता है, उसका रिकॉर्ड करता है, तो इससे उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होती है, विकास होता है। फिर है संचयी रिकॉर्ड। संचयी रिकॉर्ड या फिर एक बच्चा का शुरू से उनके पूरे रिकॉर्ड होते हैं। संचयी रिकॉर्ड विद्यार्थियों का विद्यालय में बनाया जाता है। इस रिकॉर्ड को शिक्षक के द्वारा संचालित किया जाता है। शिक्षक बच्चे के क्रम वाइज उनके जो भी उनकी शैक्षणिक खेल कूद से संबंधित जैसे भी उनके रिकॉर्ड होते हैं उनको नोट करता है और उसी के आधार पर अंत में उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसके रिकॉर्ड को बच्चे के किसी बच्चे के बारे में कुछ छानबीन करनी होती है तो उसका हम उस लिस्ट को निकाल कर दे सकते हैं। यहाँ पर उसमें संचयी रिकॉर्ड बनाने में हमें उनके माता पिता, अभिभावक या फिर उनके साथियों से भी हम मदद ले सकते हैं जिससे उस बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें मिल सके। फिर है प्रदत्त कार्य। प्रदत्त कार्य में के अंतर्गत होता है कि जो बच्चों को कार्य दिया जाए, प्रदत्त माने देना, तो जो कार्य बच्चों को दिया जाता है ऐसा कार्य उनको दिया जाए, ऐसे कार्य दिया जाए जिनको बच्चा करके सीख सके। तो सीख कर ऐसे कार्य से उनके प्रदत्त कार्य के द्वारा उनका बौद्धिक मानसिक विकास होता है। बच्चे उस कार्य पर रुचि से अपने इच्छा अनुसार जैसे उनके सब विषय होते हैं उनके हिसाब से उनको कार्य दिया जाता है और वो अपने कार्य को भली भांति संचालित करता है। फिर है समूह कार्य। समूह कार्य समूह में रहकर दिया जाने वाला कार्य। तो समूह में बच्चों को कई कार्य ऐसे कार्य दिए जाते हैं जिनमें वो समूह में रहकर भाग लेता है और समूह में भाग लेकर करने से कार्य जो क्या होता है आसानी से हो जाता है। मान लो किसी कार्य को हमको दिया जाता है, उसमें हमें अपने स्वयं नहीं आता है तो हम अपने समूह में अपने साथियों के साथ वो कार्य को मिलकर कर सकते हैं। इससे दूसरा फायदा यह होता है कि वह कार्य जो है शीघ्र एवं समय पर हो जाता है। फिर यह भी होता है कि समूह में रहने से बच्चों में सामूहिक विकास होता है, उनके समाज में रहने की जो उनके विकास की जो अवसर है वो बढ़ते हैं। बच्चे समूह में रहना सीखते हैं, इस प्रकार उनके सामूहिक भावना का विकास होता है। इस तरह समूह कार्य से भी हमें विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों को सीखने का अवसर मिलता है। तो हम देखते हैं कि शिक्षण अधिगम गतिविधियों के अंतर्गत हम विभिन्न जो गतिविधियाँ हैं उनका पालन करते हैं जिनके आधार पर बच्चों को हम सिखा सकते हैं। उनके सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आती है और इन विधियों के द्वारा उनको जो सीखते हैं वो स्थायी होती है। तो बच्चे को स्थायी ज्ञान प्रदान करने के लिए हमें इन विधियों का पालन करना चाहिए। समय समय पर बच्चों को इस प्रकार के अवसर उपलब्ध विद्यालय में कराए जाना चाहिए जिनसे उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में विकास हो सके और उनकी सीखने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो सके। तो इसके लिए विद्यालय उन्हें समय समय पर ऐसे अवसर प्रदान करे। साथ ही इन अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रिगुणी प्रक्रिया होती है: शिक्षक,
शिक्षण और विद्या। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया में तीनों चीज शामिल होना चाहिए, जिसमें मुख्य भूमिका शिक्षक की होती है। शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इस अधिगम प्रक्रिया में अपने बच्चों को सही तरीके से सिखा सके।